बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िक्र किताब पर आपने सुना होगा जनाब इकबाल मोहसिन साहब की ज़िंदगी का अफ़साना, और उसमें ज़िक्र निकला था उनकी एक किताब बंजारे का बैंक बैलेंस। आज मैं चाह रहा हूँ कि इस किताब से थोड़ा-सा तारुफ़ पेश कर दूँ। ये वो किताब है बंजारे का बैंक बैलेंस। अच्छा, सच्ची बात ये है कि कीमत इसकी कदर देखने में ज़्यादा लगती है। इसकी बहुत उम्दा तवात है और इसमें बहुत अच्छे कागज़ का इस्तेमाल किया गया है, और इसकी इशाअत कनाडा के एक ऑयल एंड गैस के इदारे सिल्वर लीफ के ताउन से की गई है। लेकिन इसकी कीमत है ₹2000। इसके बावजूद भी मैंने ये किताब बहुत शौक़ से ख़रीदी और उससे दस्तख़त भी लिए। वजह इसकी ये है कि इसकी आमदनी मुसन्निफ़ को नहीं जाएगी, बल्कि मुसन्निफ़ ने बताया कि अल खिदमत फाउंडेशन को जाएगी, जिसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान की शजरकारी की मुहिम में हिस्सा लेना है। तो एक अच्छी कॉज़ है जिसके लिए मैंने किताब खरीदी, और मैं चाहूँगा कि आप भी ये चीज़ ज़हन में रखते हुए इस किताब को ज़रूर खरीदें। एक छोटा-सा मैं इक़्तिबास सुनाऊँगा, और उसका नाम है एक नसरी सहरा और दसना चौक। ये अपने जब माज़ी को आदमी तलाश करता है, माज़ी की खुशियों को तलाश करता है, तो इसका एक किस्सा है और लियारी के करीब। लिखते हैं, पटना से 60 किलोमीटर दूर एक गाँव दसना के नाम से जाना जाता है। 100-150 घरों पर मुश्तमिल ये एक इल्म दोस्त गाँव है। ये सैयद सुलेमान नदवी का गाँव है। यहाँ 1899 से एक कुतुबखाना कायम था, जहाँ होते-होते 8000 किताबें और मखतूतात जमा हो गए। फिर यहाँ अदब-नवाज़ शख्सियत आने लगीं। पहले मौलवी अब्दुल हक आए, फिर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन आए, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, मगर ये महफ़िल ज़्यादा दिनों कायम न रही। हिंदुस्तान तक़सीम हुआ, फिर न किताबें पढ़ने वाले रहे, न कुतुबखाने की देखभाल करने वाले रहे। इसे पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी का हिस्सा बना दिया गया। लिखते हैं, जिस आखिरी ख़ानदान ने दसना से हिजरत की वो मेरी बेगम का ख़ानदान था। दसना से पटना, पटना से कलकत्ता, कलकत्ता से ढाका और ढाके से कराची। आगे चल लेते हैं कि अब दसना का ज़िक्र आ गया तो इस दसना चौक का तारुफ भी हो जाए, जो बिहार कॉलोनी में वाक़ था। फिर इकबाल मोहसिन साहब अपने दसना को पटना से निकाल कर कराची की बिहार कॉलोनी में लेकर आते हैं और लिखते हैं, अब दसना का ज़िक्र आ गया है तो दसना चौक का तारुफ हो जाए, जो बिहार कॉलोनी में वाक़ था। बिहार कॉलोनी आबाद है, और ऐसा आबाद जैसा उन दिनों भी न था। हम बड़े चाव से याद करते हैं, बिहारी कम रह गए हैं मगर उर्दू बोलने वाले मौजूद हैं। बिहार कॉलोनी की गलियां कंक्रीट ईंटों से पुख्ता कर दी गई हैं। हर तरफ 4 मंजिला बिल्डिंगें हैं और इनमें दुकानें, और इस तरह जैसे आप शॉपिंग मॉल में दाखिल हो जाएं। दुकानदार पठान भी हैं, कच्छी भी हैं, उर्दू भी हैं। मैं बिहार कॉलोनी के असली बाशिंदे यानी मकानियों से भी मिला। यही हमें गाजी स्कूल पहुंचा गए, जहां हेडमास्टर साहब मकरानी थे और कई टीचर भी। अब ये लोग बलोच कहलाते हैं, लेकिन इन्होंने अड़े बोलना नहीं छोड़ा। ऐसा भरा पूरा स्कूल न शफाबाद स्कूल था, न मकबूल आम, जहां हम और जमाल 2 दिन पहले जा चुके थे। इवनिंग शिफ्ट थी, 4:30 का अमल था, लेकिन छठी से 7वीं क्लास तक हर क्लास लड़के लड़कियों से भरी थी। हमारे दाखिल होते ही तलबा और तलबात खड़े हो जाते और कोर्स में सलाम करते। हमने हिसाब, अंग्रेजी और साइंस से सवालात पूछे, जवाबात मुरव्वजा म्यार के मुताबिक बेहतर थे। उर्दू के उस्ताद की खुशखुशी काबिल-ए-दीद थी। हमारे जाने का बड़ा मकसद दसना चौक की निशानदेही करना था। जामिया मस्जिद कसीर मंजिला है और पूरी शान से खड़ी है। मुत्तसिल फुटबॉल ग्राउंड के गिर्द अब चारों तरफ दीवार दे रही है। मुत्तसिल फुटबॉल ग्राउंड के गिर्द अब चारों तरफ चार दीवारी है। एक कोने में झूले भी हैं, लड़कियों का स्कूल भी है, जिसकी सेकंड शिफ्ट में हम लड़कियों की हुआ करती थी, लेकिन बेरंगो रोगन नजर आई। यहाँ से आते हैं दसना चौक के ऊपर। लेकिन जिससे भी पूछा उसने दसना चौक से लाइल्मी का इजहार किया। आखिर किसी ने हमें मुकामी काउंसलर जनाब अब्दुल वदूद साहब तक पहुंचा दिया। उन्होंने भी ये नाम न सुना था, बल्कि मनाजिर हुसैन दस्तवी का भी, जो हल्का लियारी के पहले नाजिम थे। काउंसलर साहब 8 फरवरी के इलेक्शन में गर्दन तक डूबे हुए थे। उनका पूरा खानदान और बरादरी जमात इस्लामी से जुड़ी थी। छोटा भाई सूबाई असम्बली का उम्मीदवार है। लियारी पीपल्स पार्टी का किला है, तो बिहार कॉलोनी जमात का गढ़, जिसकी बुनियाद मनाजिर दस्तवी डाली थी। पूरे शहर में इलेक्शन की वो गहमा गहमी नहीं देखी जो बिहार कॉलोनी में नजर आई। हर तरफ जमात के झंडों की बहार थी। अब्दुल वदूद साहब ने नेकी की कि वो अपने करीबी अपने घर ले गए
اور کواڑ کی آڑ میں ان کی والدہ سے گفتگو ہوئی، جن کو مناظر غزنوی، انور حسین اور اجمل سب یاد تھے، اور ان کا گھر بھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر بہار کالونی کے حدود اربے کے اوپر۔ یہ آبادی لیاری ندی کے جنوب میں اور شمال میں شیرشاہ کالونی، جو ایسی مہاجر بستی تھی جیسی بہار کالونی، البتہ دونوں کی زمین میں زمین آسمان کا فرق۔ بہار کالونی لیاری ندی کا سیلابی میدان، دلدل اور شورزدہ، شیر شاہ وہ پتھریلی زمین جس کے قدموں میں ندی بہتی ہے۔ لوگ مولانا عبدالقدوس بہاری سے شاکی تھے کہ ایسی ناقص جگہ کا انتخاب کیوں کیا۔ ان کا ایک ہی جواب تھا: شہر کے مرکز سے قریب ترین، ایک طرف مسان روڈ جس سے 8 نمبر بس سیدھے ٹاور پہنچاتی ہے، دوسری طرف ٹینڈی روڈ 11 نمبر لی مارکیٹ اور ایمپریس مارکیٹ جاتی تھی۔ اب اور کیا چاہیے؟ لیاری ندی کا پشتہ مرزا اعظم خان روڈ جو اب لیاری ایکسپریس وے کا حصہ ہے، تیسری طرف تھا، اور چوتھی سمت چاکی واڑہ جس سے بہار کالونی جڑی ہوئی تھی۔ جو بہار کالونی مجھے یاد ہے، اس کی گلیاں بل کھاتی ہوئی اور قدرے تنگ تھی سوائے مسجد روڈ کے۔ میرا گمان ہے کہ پرانے خریداروں نے پرانے مکان ڈھا کے جب بلڈنگیں بنائی تو انہیں تجاوزات سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ اب تجاوزات چھجوں اور بالکنی کی صورت میں ہیں جو پلاٹ سے باہر نکلی ہوئی ہیں اور سڑک کو اپنے سائے میں لیے ہوئے ہیں۔ عبدالودود صاحب کو اپنی والدہ سے معلومات مل گئی تو ہم ان کی قیادت میں اپنے مشن دسنا چوک کی تلاش میں چل پڑے۔ سڑکوں کا نقشہ بھی ساتھ تھا اور دیانتدار رہنما بھی۔ مطلوبہ چوک ایچ روڈ اور 8ویں اسٹریٹ کا سنگم تھا۔ پلک جھپکتے میں ہم اس پر کھڑے تھے۔ لیجئے صاحب، دسنا چوک دریافت ہوتے ہی ہمارے تو پر لگ گئے۔ ابھی کپڑے کی دکان کے تھڑے پر، دوسرے لمحے جوتے کی دکان کے اسٹول پر، قصاب کے جنگلے سے ٹیک لگائی اور پھر وہاں سے چوڑیوں کے ٹھیے پر پہنچ گئے۔ یہ چاروں دکانیں ان 4 کونوں پر تھیں جہاں کبھی شرفائے بہار کے مکان ہوتے تھے۔ جس طرح کو پیما چوٹی سر کرنے کے بعد اپنے ملک کے جھنڈا لہراتے ہیں، ایسی ہی کوئی کاروائی ہمیں بھی سوجی۔ اسٹیشنری کی دکان سے سلیٹ اور چوک خریدی اور دسنا چوک لکھ کر قصاب کے جنگلے پر لہرا دیا۔ دل نہ بھرا تو اپنے دونوں ماموں ظفر حسین اور اختر حسین وکیل کے نام سلیٹ پر لکھے اور ان کے سابقہ مکانوں پر لٹکا کر تصویر کھینچ لی۔ ایک مکان منجلے ابا کا ہوتا تھا، اس لیے سید مناظر حسین دستوی کی تختی بنائی گئی۔ چوتھا مکان مولوی عبدالباری صاحب کا تھا، جس کا آدھا حصہ اپنی قدیمی اور اصلی دیواروں ساتھ کھڑا تھا۔ اب ہم اور کیا مانگ سکتے تھے؟ اور آخر میں لکھتے ہیں: ماضی میں کھوئے رہنا، پدرم سلطان بود کی گردان کرنا ہرگز مستحسن عمل نہیں ہے، لیکن ماضی کو محترم جاننا اور جڑوں کی آبیاری کرنا تہذیب کا تقاضا ہے۔ اقتباس آپ سن رہے تھے اقبال محسن صاحب کی کتاب بنجارے کا بینک بیلنس۔ اچھی خوبصورت کتاب، 2000 روپے قیمت ہے، لیکن چونکہ میں نے بتایا کہ اس کی آمدنی پوری جائے گی الخدمت فاؤنڈیشن کی اس پروجیکٹ کے لیے جو پاکستان کو سبز بناتی ہے، لہذا یہ کتاب ایک اچھی کتاب ہے اور آپ اسے خریدیے اور اسے تحفے میں دیجیے۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔